नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आइए इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में वर्णमाला, वर्ण और वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर हल करते हैं। चलिए बिना विलंब किए वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। देखिए, इनमें कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। वैसे मित्रों, आपको बता दें, इसके पूर्व के वीडियो में हम 1 से 10 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब उसके आगे 11 से प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है उसे आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो, इसके पिछले वीडियो देख के उसे आप हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखिए, इनमें कौन सा स्वर समृद्ध है। देखें, दीर्घा, ए विकल्प में दीर्घा, फिर बे ओ है और फिर सी ई है, ह्रस्व ई और डी ए है। अब इसे वैसे और एक बात बता दें मित्रों, आप अपने क्वेश्चन को देखते चलें और ईमानदारी से करते चलिएगा। हम सबके उत्तर तो जरूर बताएंगे। आप भी देखिए कि इन प्रश्नों में, इन क्वेश्चनों में, इन प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और जब आप ये देख लेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अपने मिलाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो अब इसके लिए ये जाने, देखें, समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध, ये हम केवल समृद्ध के बहाने आपको समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। इनके आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो सब हम बता दे रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो आप जान लें विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ हुआ खुला हुआ। और आप देखें, जब आप उच्चारण करेंगे, आप स्वयं उच्चारण करके देखिए। विवृत, जब ह्रस्व बोलेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि उसमें आधा मुंह खुलता है, और जब दीर्घा बोलते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है। तो विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो आ ऐसे बोलेंगे तो ये जो है दीर्घ आ हो जाएगा। दीर्घ आ जो है ये विवृत के अंतर्गत आएगा। ये जो है विवृत का अर्थ ही होता है खुला हुआ। और फिर अर्ध विवृत के अंतर्गत क्या आएगा वो तो हम बता ही चुके हैं, ह्रस्व आ आएगा। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और देखें, अर्ध विवृत के अंतर्गत जो है ह्रस्व आ आएगा। इसके अतिरिक्त ए आएगा, ओ आएगा और आगत स्वर आएगा। ए आएगा, देखिए, ह्रस्व आ, और ए आएगा, ओ आएगा और आगत स्वर आ आएगा। ये आगत स्वर है ये। और फिर अब हम देखें तो इसी तरह से अब बारी आती है विवृत की। देखें, विवृत क्या, समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत हम देख चुके। अब समृद्ध देखते हैं। समृद्ध का जो अर्थ होता है, समृद्ध का अर्थ है ही बंद होता है। एक तरह से इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार ऐसा बंद सरीखे ही होता है। तो आइए देख लेते हैं। अब आप स्वयं देख लें उच्चारण करके। ई ई उ ऊ इस तरह से स्वर हैं जिसमें ये बंद जैसे ही रहता है। देखें, ई ई उ ऊ, ये ऐसे स्वर हैं, इनके उच्चारण में लगता है कि पूरी तरह से मुख बंद, मुख द्वार बंद है। और फिर अर्ध समृद्ध ले लेते हैं। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत देखें, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, इसके अंतर्गत ए और ओ आएंगे। देखें, ए और ओ। अब इसके अंतर्गत आप देख लें कि इसमें से समृद्ध के अंतर्गत कौन सा है, तो यही आपका ई हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर सी हो गया। अब देखें, अब हम
इसको ले लेते हैं, अगला कोई प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो ये तो जो है, और अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब आपको शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश देखने का तरीका आना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आपको जानकारी हो, तब आप। लेकिन आज के आधुनिक युग में इस तरह से है कि अब शब्दकोश खोजने की जरूरत, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। अब तो लोग जो है मोबाइल में खोज लेते हैं, लेकिन आप प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाता है, प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। आइए इससे संबंधित अब हम आपको कुछ बताते हैं। आप जो जान रहे हैं उसी के सहारे आगे की बातें बताएंगे, और आप सारी बातें जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया बताने वाले हैं। तो आइए देख लें, हम नया कुछ नहीं बताएंगे, जो आप जान रहे हैं उसी के सहारे आगे की बात बताएंगे, और हमें पूरा विश्वास है आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं। देखें, आ आ आ आ आ ई उ ए, यहाँ री कर दें, यहाँ री हो जाएगा, यहाँ री हो जाएगा। ए आए ओ औ, यहाँ जगह कम लग रही, इधर लिख लेते हैं अन आ। इसके बाद इसके आगे अन आ लिखेंगे, अन आह। तो अब आपको हम बता दें मित्रों, इसको यहाँ से उठा के, अन आह को उठा करके यहाँ सबसे पहले कर देंगे, इसको यहाँ से इरेज करेंगे। शब्दकोश बनते समय, बनाते समय ये विशेष रूप से देखा जाता है। तो ये यहाँ आ जाएगा, अन आह, ये यहाँ आ जाएगा। और सबसे पहले आपको जो है शब्दकोश में शब्द मिलेंगे, पहले अन फिर आह, फिर इस तरह से इस क्रम में मिलेंगे। और अब आपको इस बात का आश्चर्य लग रहा होगा कि ये स्वर से संबंधित तो आप बता दे रहे हैं, स्वर से संबंधित तो सही है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वर्ण से संबंधित, व्यंजन से संबंधित, जब का, ख, कत, का, कि, कुकु, के, को, कंका से संबंधित आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, उससे संबंधित शब्द आएंगे। तो उसके लिए भी आपको हम बता दे रहे हैं, यहीं पर बस ऐसे साथ बने रहे, और निश्चित रूप से आप शब्दकोश से संबंधित प्रश्न बिल्कुल सही करेंगे, और बिल्कुल गलत होगा ही नहीं। आइए थोड़ा सा उससे भी देख लें। देखें, उसके लिए आपको पहले यहाँ लिख लेना होगा कं, कहा, और फिर ये पूरा कक्का, किक्की, कुकु, ये कक्का, किक्की, कक्का, किक्की, कुकु। अब कुकु के बाद यहाँ पर री कर देंगे, क्योंकि री है ना, तो यहाँ किस तरह से करेंगे, यहाँ ये री लग गया, ये हो गया। और फिर के, को, के, कै, को, कौ। अब इसके आगे यहाँ पर इधर आ जाते हैं, लेकिन इसी क्रम में आप मानिएगा। अब जो इसके आगे रहेगा उसमें कुछ और शब्द जुड़ते हैं जो होंगे, वो होगा क्या, क्री। देखें, ये क्री तो यहाँ आ गया, देखें ये इसी क्रम में हो जाएगा। इससे संबंधित, इससे जो शब्द बनेंगे वो हो जाएगा, इससे संबंधित जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा। उसके बाद यानी क्रिया हो, क्रा जो का में रा जो इस तरह से लगता है, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद यानी जो होगा इसी आधा का और ला हो जाएगा। वो किस तरह से, ये इस तरह से इससे संबंधित जो शब्द बनेंगे वह देखे जाएंगे, वह आपको मिलेंगे। फिर इसी के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें आधा का और वाह हो जाएगा। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और फिर इसी तरह से सबसे आखिर में आपको छा मिलेगा। अब आपको आश्चर्य इस बात का हो सकता है कि आप कहेंगे
कि हम वर्णमाला में छत्रंगा आखिर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कैसे का में आ गया। तो ये तो आप जानते हैं कि अगर इसको हम तोड़ेंगे, इसका जब विच्छेद करेंगे तो इसमें है क्या, ये का आधा है और इसमें क्या इसके साथ में और क्या शब्द जुड़ा है, कौन सा व्यंजन जुड़ा है, वो तो आप जानते ही हैं, मूर्धन सा है। मूर्धन सा ये मिल करके इसका निर्माण होता है छा का। ये इसे जो है ये संयुक्त छा है, इसे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत समझते हैं। तो इस तरह से का के आखिर में छा आ जाएगा। इसके आधार पर अब इसको अगर हम सेट करेंगे, यहाँ क्षमा है, त्राटक है, द्वार है, पकवान है, इसके आधार पर देखें तो का से शुरू प्रारंभ होता है क्षमा, क्षमा का से प्रारंभ होगा। और फिर इसके बाद देखें त्राटक में त्राटक ता का अगर देखेंगे, इसमें आधा ता और रा है। तो अगर वर्णमाला आपको याद है तो उसमें ता पहले आ रहा है, क्योंकि दा बाद में आएगा, ता था दा धा आता है। तो त्रा जो है पहले ता में देखें आधा ता होता है, आधा ता और रा मिल करके, पूरा रा मिल करके ये बनता है त्रा। तो अब हम ताव के कालम में देखेंगे, त्रा से संबंधित त्राटक शब्द हमें ता के अंत में मिलेगा। तो देखें ये क्षमा के बाद त्राटक हो जाएगा, फिर ता था दा आ गया, द्वार, द्वार हमें जो है ये इस क्रम में हो जाएगा। फिर देखें पकवान है, ये पा फा बाबा, ये ता के बाद ही आएगा। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें पूछ क्या रहा है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो ये क्षमा आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये क्षमा सबसे पहले आएगा। अगर इसी को क्रम से लगाना हो या ये कहा जाए कौन सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में अगर पूछता है तो आपका पकवान हो जाएगा। और क्रम से लगाने के लिए कहेगा तो क्षमा, फिर त्राटक, द्वार और पकवान। और आपको अगर ये जो हम बता रहे हैं ये सारी चीजें अगर याद हैं, ये क्रम से याद तो आपको है ही, याद तो है, ये तो निश्चित है। लेकिन आप अगर इसको ये क्रम ध्यान में रखेंगे कि अंग आ आखिर में होने के बजाय इसको पहले कर देंगे, और ये जो संयुक्त व्यंजन है उसी के बाद इस क्रम में रहेंगे। तो आपको अगर हिंदी का शब्दकोश दे भी दिया जाए तो आप उसमें शब्द आसानी से ढूंढ लेंगे। और बाकी आज तो सब मोबाइल पर ही सर्च कर लेते हैं। अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है, शब्दकोश की दृष्टि से इनमें कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सब एक क्रम से जो है उत्कंठा नहीं, ये अच्छा ये रहा, शब्दकोश की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा। हाँ, अब देखें कंठस्थ है, कमल है, कलंक है, कलई है, इस तरह से ये यहाँ पर दे गए हैं। और इनको अब और सभी देख रहे हैं सब का से प्रारंभ हो रहे हैं। अब आपको जो है ये देखना है कि कौन किस क्रम में आएगा। और देखें सबसे बाद में आएगा कलई ही, लेकिन किस तरह से देखें, कंठस्थ तो सबसे पहले आ जा रहा है क्योंकि इस पर अंक बिंदी है, और ये देख रहे हैं अनुस्वार है, और यहाँ भी देख रहे हैं अनुस्वार से संबंधित शब्द पहले आ जा रहा है। अब इसके बाद फिर ये कमल आ जाएगा, और फिर ला बाद में आता है। ला के ऊपर अनुस्वार जरूर है, लेकिन ला का के बाद है इसलिए, और माँ भी ला के बाद बहुत बाद में आता है। और फिर इसके बाद कलई है। तो यहाँ जो है जो सबसे बाद में कर रहा है ये कलई शब्द हो जाएगा। ये
में। अब आपके संभवतः आप इस तरह के प्रश्न को हल करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी का शब्दकोश आप आसानी से देख लेंगे, क्योंकि हिंदी के शब्दकोश का लोग उपयोग बहुत कम करते हैं और सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं किसका? अंग्रेजी के शब्दकोश का। तो अब हिंदी का शब्दकोश में आपको शब्द ढूंढना हो तो ढूंढ लेंगे। हाँ तो मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 14 लेते हैं। प्रश्न संख्या, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों को सही क्रम में लगाएं। देखें, शब्दकोश की दृष्टि से कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन शब्द बाद में आएगा। और यहाँ अगर ध्यान दें तो उत्कंठा, उत्कृष्ट, उच्छिष्ट, उद्योग और उद्योग। अब इनमें देखें तो यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, और फिर यहाँ देखें, यहाँ शुरू का शब्द देखें तो सभी में उ है कुल, और हरस्व उ है, सभी जगह हरस्व उ है। अब इसमें हम लेंगे तो दूसरे से, तीसरे से, इस तरह से। तो अब देखें, ये ता तो पहले यहाँ आ जाएगा, और फिर का यहाँ है तो उत्कंठा पहले आ जाएगा, का वो उत्कंठा है। ये तीन शब्द जो है हमें मिले, उ पहले हो गया, ता हो गया, उ और ता यहाँ भी है, लेकिन एक का है, का के ऊपर अनुस्वार है तो उत्कंठा ये हो गया ये। और फिर उत्क्षिप्त देखें, का से शुरू जो हो रहा है, ता के बाद शुरू ये जरूर हो रहा है, लेकिन ये तो ऐसे का वर्ग में अगर देखें तो ये सबसे आखिर में वर्णमाला में यहाँ रखा गया है। इधर अगर देखें तो ये सबसे आखिर में इसको रखा गया है इस हिसाब से। तो लेकिन अब इसके बाद ये देखें तो यही आ रहा है, लेकिन अब ये का से है तो ये यही का, लेकिन फिर भी का से और कोई है नहीं, ना तो इसमें है ना इसमें है। अब देखें तो यही हो रहा है, इसके बाद यही आ रहा है, फिर ये हो गया, फिर ता। अब देखें तो इसमें भी अगर इसका संध विच्छेद करेंगे तो उत धन योग होगा, तो यहाँ उ के बाद ता है, आधा ता जरूर है, और फिर या आ रहा है। लेकिन अब यहाँ देखें, या रा ला वा, तो इस हिसाब से यहाँ उद्योग हो जाएगा तीसरे नंबर पर ये, और ये फिर उद्वेग हो जाएगा। तो ये क्रम जो है सही क्रम दिया ही गया है, उत्कंठा, उत्क्षिप्त और उद्योग, फिर आखिर में उद्वेग हो जाएगा। ये क्रम सही है। ये तो अगर देखा जाए तो ये जिस क्रम में दिया गया है यही क्रम सही होगा। हाँ, ये प्रश्न और हमें बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रम जो दिया गया है यही क्रम सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखें, इनमें तो ये ए बी सी जिस क्रम में दिए गए हैं, क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यही क्रम सेम टू सेम हो जाएगा। अब देखें, प्रश्न संख्या 15 लेते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? देखें, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। देखें क्या दिया गया, और आधा चा यानी यहाँ पर ये शुरू का जो व्यंजन होता है, ये जो जिसे आधा कहा जाता है, इसमें स्वर नहीं होता है। बाकी इसमें स्वर नहीं है, पहले जो हो उसमें स्वर ना हो और उसी के बाद कोई दूसरा व्यंजन हो और वो स्वर युक्त हो, तब तो वो यानी संयुक्त व्यंजन होगा। और अगर जैसे ये है, इसे हम संयुक्त व्यंजन नहीं कह सकते, ये द्वित्व हो गया है, क्योंकि उसी व्यंजन का है, वही चाहे यहाँ भी है चाहे यहाँ भी है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। यहाँ आपका उत्तर ये हो जाएगा। और ये टा जो है ये मूर्धन है, मूर्धन, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, टा व्यंजन। और जो है ये संयुक्त स्वर है,
ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त स्वर है। इसमें कौन कौन से मिल करके ये संयुक्त व्यंजन बना है, तो इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि देखें, आ और ऊ मिल करके बन जाता है ओ। ये तो आप जानते ही हैं, कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। और आ और ओ मिल करके बन जाते हैं औ। ये आप जो है बहुत पहले से जो है जान रहे हैं, तो जो जान रहे हैं उसी को हम, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ संयुक्त स्वर और ये संयुक्त व्यंजन हुआ, और ये हुआ द्वित्व व्यंजन, और ये हुआ मूर्धन्य व्यंजन, ये टा हुआ। अब अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सुमेलित है। अब इसमें यानी गा घोष है, फा अल्प प्राण है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा सघोष है। तो आइए क्रम से एक एक का हम गा देखते हैं। का जो ये गा जो है का वर्ग का व्यंजन है। अब देखें तो का जो है का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष होता है, लेकिन गा तो ये तीसरा व्यंजन है, तीसरा। अब ये इसका मतलब सघोष है, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं, तो ये तो जो है सुमेलित नहीं है। गा सघोष है, ये अघोष दिया गया है। अब देखें ये फा जो है यानी पा वर्ग का व्यंजन है, पा जो है देखें पा फा। अब पा के बाद फा आता है, पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तो यहाँ अल्प प्राण दिया गया है, यानी फा जो है महाप्राण है। और सा देखें, सा का साहा ये जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और यहाँ यही सही हो रहा है, ये ऊष्म व्यंजन ये सही हो रहा है, बाकी ये दोनों जो है गलत हो रहे हैं। ये सघोष होना चाहिए, ये महाप्राण होना चाहिए। और फिर देखें ठा की भी जांच करते हैं, ठा कैसा है इसके बारे में देख लेते हैं। ये टा ठा ये सघोष दिया गया है, ये सघोष भाई पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वो अघोष होता है, यहाँ सघोष दिया गया है, ये अघोष होगा, सघोष नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हमारा सी वाला उत्तर यही सही है, तो ये अघोष होना चाहिए था। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखें इनमें ऊष्म व्यंजन नहीं है, तब अब देखें यहाँ ए में हा दिया गया है, बी में मूर्धन्य सा, सी में दंत तालव्य सा, और डी में ला दिया गया है। तो आप तो वैसे भी जानते हैं ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा और हा आ जाता है, तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है ऊष्म व्यंजन है। और यहाँ नहीं पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ला जो है, ला ये क्या हो जा रहा है, ये अंतस्थ व्यंजन हो जा रहा है। आप जानते हैं कि यार अलावा ये जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। अब देखें यहीं से डी से ही शुरू करते हैं। देखें क्रिया में तो री नहीं है भाई, आम्र में भी रा है लेकिन री नहीं है, रात्र में रा है लेकिन री नहीं है जो यहाँ दिया गया है। और देखें हाँ ये मातृभूमि में ये री है, ये इसी में री है, बाकी और कुल जो है यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, लेकिन री जो स्वर में प्रयुक्त होता है ये जो है मातृभूमि में है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर जो विकल्प थे वो उसे हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन अब तो ऊपर के व्याख्या के अनुसार आप तो अंतस्थ व्यंजन तो जान ही गए हैं। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा होता है,
तो ये बताने, ये चार अगर आपको जानकारी है तो अंतस्थ व्यंजन या अलावा में से जो भी रहेगा वो तो आप जान ही जाएंगे। तो केवल चार ही अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा। और फिर अब अगला है प्रारंभ। प्रारंभ शब्द में प्रा का स्वरूप है। अब देखिए ये चार प्रारूप दिए गए हैं, चार स्वरूप रा के ये प्रा के दिए गए हैं कि इसको अगर हम विच्छेद करेंगे प्रा को तो कौन सा रूप बनेगा। तो ये तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों के बारे में हमने बताया जरूर कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और किस प्रकार से। तो जो पहला वर्ण होता है संयुक्त व्यंजन में वो यानी अर्ध होता है, आधा होता है, वो स्वर रहित होता है। तो पा स्वर रहित है और र पूर्ण है, ये स्वर युक्त है, इसमें ह्रस्व आ की मात्रा छिपी हुई होती है। तो ये अगर हटा दिया जाए तो इसमें भी यानी ह्रस्व आ की मात्रा होगी। ह्रस्व आ की मात्रा को लिखते नहीं है, बाकी सबके मात्राओं को प्रदर्शित किया जाता है, इसका संकेत नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ ह्रस्व आ की मात्रा नहीं है और इसमें है, तो यही आपका बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पहले उलट दिया गया है, यहाँ रा को आधा कर दिया गया है और पा में जो है ह्रस्व आ की मात्रा कर दी गई है। तो ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ दोनों में ह्रस्व आ की मात्रा गायब कर दी गई है, ह्रस्व आ की मात्रा है ही नहीं, और इसमें दोनों में कर दिया गया। तो आपका उत्तर यही बी वाला होगा। इस तरह से इसमें इस वीडियो में इतना ही। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसमें 10 के 10 प्रश्न आप सही किए होंगे। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, इस बात को जरूर ध्यान में रखें, वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दें। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी निश्चित रूप से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इसमें इतना ही मित्रों, अगली वीडियो पाने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।